नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। पता नहीं क्या सोच करके बनाया था कि शायद इससे कोई क्रांति आ जाए और जो भारत के नौजवान हैं वो राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाएं, उसके लिए पागल हो जाएं कि वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है सोनिया गांधी ने। लेकिन 2019 के चुनाव में भी हालात 2014 से कोई बहुत बेहतर नहीं रहे। 2014 में भी वैसे तो उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने ही पार्टी का नेतृत्व किया था, चुनाव अभियान का नेतृत्व किया था। और मनमोहन सरकार के जो धत कर्म थे, भ्रष्टाचार, घोटाले, महंगाई, कुशासन, तमाम तरह की चीजें, उनका नतीजा ये निकला था कि कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी। और 2019 में जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब केवल 52 सीटों पर सिमट गई। दोनों बार कांग्रेस के चुनाव अभियान का नेतृत्व राहुल गांधी के ही हाथों में था। 2019 के नतीजे आने के बाद और नरेंद्र मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और जैसा आमतौर पर यह परिवार करता है और कांग्रेस में एक चापलूस मंडली काम करती है, कुछ समय जैसे बीता तो फिर से एक मुहिम शुरू हुई कि राहुल गांधी को मना लिया जाए और उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ, ये बता दें कि जब इन्होंने तैश में आकर के इस्तीफा दिया तो किसी बाहर के आदमी को अध्यक्ष का दायित्व नहीं दिया गया। इनकी मां जो इनको बनाने के लिए हटी थी, वही फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन गई और उन्होंने कहा कि 6 महीने में आप कोई अपना अध्यक्ष ढूंढ लीजिए, मैं ये कार्यभार उनको सौंप दूंगी। लेकिन 6 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, दूर दूर तक कोई अध्यक्ष दिखाई नहीं दिया। किसकी हिम्मत थी जो ये कहे कि साहब मैं ये दायित्व संभालने को तैयार हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सचिन पायलट का नाम लिया, किसी और ने किसी और का नाम लिया और उसके बाद इन सब की भी क्या दशा दुर्दशा हुई पार्टी में, वो हमारे और आपके सबके सामने है। इसके अगले साल 2020 अगस्त में एक G23 सामने आया। ये एक ग्रुप था और उस ग्रुप में बहुत सारे सीनियर नेता थे। कम से कम 6 पूर्व मुख्यमंत्री थे, 6-7 CWC के मेंबर रह चुके थे, कई पीसीसी प्रेसिडेंट रहे थे या थे उस समय, अलग अलग राज्यों के सीनियर नेता थे और उन्होंने दोबारा से राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया। सीधे सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी से ऐसा बवाल हुआ कि CWC की बैठक में आनंद शर्मा और राहुल गांधी भिड़ गए। आनंद शर्मा ने पूछ लिया कि विदेश नीति पे, रक्षा नीति पे, अर्थ नीति पर जो आए दिन ये ट्वीट कर दिए जाते हैं, ये किसकी सलाह से हो रहे हैं और CWC का क्या स्टैंड है, क्या उसके कोई मायने हैं या नहीं है। उनका अटैक सीधे सीधे राहुल गांधी पर और प्रियंका गांधी वाड्रा पर था। लेकिन उसके बाद जो हालात बने उनमें गुलाम नबी आजाद को अल्टीमेटली जाना पड़ा। जो उस G23 में चेहरे थे उनमें गुलाम नबी आजाद भी थे, कपिल सिब्बल भी थे, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, मनीष तिवारी भी थे, शशि थरूर भी थे, आनंद शर्मा वगैरह, ये सब थे।
अब जरा अंदाजा लगाइए, कपिल सिब्बल को जाना पड़ा कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा नहीं गए, ये उनकी किस्मत, या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से राहुल गांधी की जो आसपास की मंडली है उसमें अपनी जगह बनाए रखी, उसकी वजह से नहीं गए वो। और उसी के चलते उनको अभी जो आपके 2025 के चुनाव हुए हरियाणा के, उनमें फिर से जो है लीडर बना दिया गया 2024 के। नतीजा, पार्टी तीसरी बार चुनाव हार गई वहां पर, क्योंकि उन्होंने इस बार जाटों पर दांव खेलने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि जो गैर जाट थे वो लामबंद हो गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भूपेंद्र हुड्डा अभी टिके हुए हैं, शायद अपने बेटे की वजह से कि वो राहुल गांधी के आसपास रहते हैं, मंडराते रहते हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को भी जाना पड़ा। उन्होंने भी 7 पेज की चिट्ठी लिखी थी सोनिया को, जिसमें राहुल गांधी पर उनका नजला गिरा था। कई दूसरे नेता छोड़ गए, लेकिन जो बचे थे, अब जरा ध्यान दीजिए, अब जो कांग्रेस पार्टी के 5 मेंबर, ये जो 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजे गए हैं, इसमें मोदी सरकार ने चुने हैं, उनमें कौन कौन है? उनमें शशि थरूर हैं, उनमें मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा है और गुलाम नबी आजाद है। एक और चेहरा है सलमान खुर्शीद। ये उस G23 का तो हिस्सा नहीं थे, पर ये 4 सदस्य तो उस G23 ग्रुप का भी हिस्सा थे, जिनको मोदी जी ने भेजा है खास मुहिम पर। और वो जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये लोग उसका हिस्सा बने, लेकिन जो मोदी सरकार ने नाम डाले वो शशि थरूर का ही डाला, बल्कि डेलीगेशन का उनको नेता बनाया, जो अमेरिका, ब्राजील, पनामा, गुयाना, इन देशों में गई। और सलमान खुर्शीद को भी लिया, जो कांग्रेस की सूची में नहीं थे। मनीष तिवारी भी कांग्रेस की सूची में नहीं थे, उनको लिया। आनंद शर्मा उनकी सूची में थे, और चूंकि गुलाम नबी आजाद तो पार्टी छोड़ चुके, तो वो तो मोदी जी की अपनी पसंद थे और उनको भेजा। ये जो समानांतर एक संदेश देने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस परिवार को जो पेन देने का भी एक तरीका है उनका, बड़ा खूबसूरत तरीका है। ये कोई मौका नहीं चूकते हैं। सोनिया गांधी ने तो 2007 में गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, तो इनको मौत का सौदागर तक कह दिया था। उसके बाद भी इनकी जबान आप देखिए, तो चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, जब भी बोलती हैं, और इनके प्रवक्ता भी, तो वो गाली गलौज पर ही उतर आते हैं। यानी नरेंद्र मोदी से इस परिवार को इतनी नफरत है, इतनी घृणा है कि ये छुपा ही नहीं पाते हैं। देश उनको बार बार प्रधानमंत्री बना रहा है, उनको जनादेश दे रहा है, और ये लोग पचा नहीं पाते हैं। अब आप देखिए, एक कहावत है पुरानी कि कांटे से ही कांटा निकलता है। शशि थरूर जब डेलीगेशन के लीडर बनाए गए, जो अमेरिका, ब्राजील, गुयाना, पनामा ऐसे देशों में जा रहा था, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैसे कैसे बयान दिए गए। जयराम रमेश का बयान आया था कि पार्टी में होना और पार्टी का होना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने ये भी तंज कसा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि वो शरारत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भेजकर, कांग्रेस के ऐसे सांसदों को भेज करके जो जिनकी अनुमति कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं दी है।
या जो 4 हमारी लिस्ट में थे, उनमें से केवल आनंद शर्मा को पिक करके 3 को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो गलत परंपरा का सूत्रपात कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस, राहुल गांधी, उनके प्रवक्ता इस पूरे अभियान, जो पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाला अभियान था, जिसमें 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिनमें से 3 जैश के, लश्कर के, हिजबुल के हेडक्वार्टर थे, और 10-11 एयरबेस को तबाह किया गया। उसके बाद से पाकिस्तान तो दुनिया में रोता घूम रहा है। पाकिस्तान तो वॉशिंगटन तक पहुंच गया कि हमारी जान बचाओ किसी तरीके से, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि उनके 8 हवाई जहाज गिराए हम लोगों ने, उनकी जितनी मिसाइलें थी वो तबाह कर दी। एक तो जो उन्होंने फतेह 1 करके दिल्ली को टारगेट करके भेजी थी, उसको सिरसा में ही मार गिराया। उनके जितने ड्रोन थे वो सब मार गिराए, उनके रडार ध्वस्त कर दिए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनमें आग लगा दी, और एयरबेस तबाह कर दिए, आतंकवादी ठिकाने तबाह कर दिए। 1500 बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ। 1500 करोड़ के आसपास का उनका नुकसान बताया जा रहा है 4 दिन के भीतर। और हमारे यहाँ राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं कि जी, जयशंकर ने ये बयान दे दिया कि हमने उनको बता दिया था कि हम कहाँ हमले करने वाले हैं, तो इससे हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ, हमारे कितने फाइटर प्लेन जो है वो पाकिस्तान ने गिरा दिए। और कभी इनको जयचंद बताना, कभी इनको मुखबिर बताना, और ऐसे ऐसे नाम हमारे विदेश मंत्री के बारे में इन्होंने किए हैं। लेकिन इसका, अगर जो मैं कह रहा था कि कांटे से ही कांटा निकलता है, अब आप देखिए, आनंद शर्मा के जो बयान आए हैं वो भी एक डेलीगेशन का हिस्सा है, हालांकि लीडर नहीं है। लीडर कांग्रेस के एक ही नेता को, शशि थरूर को बनाया गया, और सोच समझ करके बनाया गया। अब सब तारीफ कर रहे हैं इस बात की कि शशि थरूर को अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील जैसे देशों में भेजे जाने वाले डेलीगेशन का नेता बनाना कितना सही रहा है। वो 9/11 के मेमोरियल पर गए, वहां जाकर के उन्होंने एक बयान दिया जो बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ, और अमेरिका को कटघरे में खड़ा करने वाला है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए, जब हम यहाँ मेमोरियल पर आए हैं 9/11 के, जिसमें ट्विंस टावर को अलकायदा ने गिरा दिया था, ओसामा बिन लादेन ने गिरा दिया था, कि यहाँ आना हमारे लिए कितना भावुक कर देने वाला क्षण है। क्योंकि आतंकवाद जो है ये पूरे विश्व के लिए खतरा है, और पूरी दुनिया को ये दर्द महसूस होना चाहिए, और इससे निपटने के लिए एकजुट दिखाई देना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन को भी शशि थरूर की तरफ से, उनके डेलीगेशन की तरफ से नसीहत थी। और उन्होंने अमेरिका की धरती पर बैठ करके, वहां के महावाणिज्य दूतावास में बैठ करके, जो बुद्धिजीवी थे, जो वहां का मीडिया था, जो वहां का थिंक टैंक था, उनके सामने बातचीत करते हुए जो जो बातें कही, जितनी मजबूती से भारत का पक्ष रखा और पाकिस्तान की करतूतें गिनाई कि वो किस तरह की निचले स्तर की हरकतें कर रहा है, और ये भी चेतावनी दे दी उन्होंने कि हम केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहे थे। हमने एक भी पाकिस्तान के नागरिक ठिकाने पर, यानी बस्तियों पर और शहरों में या सैन्य ठिकानों पर प्रहार नहीं किया था। ये तब हुआ जब पाकिस्तान ने उधर से हम पर अटैक करने शुरू किए। और उन्होंने कहा कि अगर फिर से वो हरकत की गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लाइन शशि थरूर ने ली है, क्या
कांग्रेस की यही लाइन है। कांग्रेस ने शुरू में जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और जिसको राजनाथ सिंह ने प्रेज़ाइड किया था, उसके बाद इन्होंने कहा था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, जो भी कार्रवाई करेगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद जब सैन्य कार्रवाई हुई 6 और 7 तारीख की रात को, उसके बाद जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और जब ये कैमरों के सामने आए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, तब इनके चेहरे लटके हुए थे और इन्होंने कहा कि पहले कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ, कार्रवाई करें वो। उसके बाद जब सेना ने, हमारी मिसाइलों ने अपना काम कर दिया, हिजबुल, जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर समेत 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो ये कैमरों पर आए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद और बोले कि हम सेना के पराक्रम के साथ हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। सरकार का नाम नहीं लिया, जानबूझ करके, पर इनके चेहरे लटके हुए थे। और जब वो पूरी कार्रवाई पूरी हो गई, 10 तारीख को जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सीज फायर हो गया, तो उसके बाद इन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि एक शरारत जो है वो वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। सीज फायर का ऐलान भारत करता, उससे पहले उन्होंने एक सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट जारी कर दी कि साहब बीती रात जो है वो मेरा पूरा शासन प्रशासन लगा रहा पाकिस्तान और भारत से बात करने में और वो सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं हमारे मध्यस्थता की वजह से। अब ये मध्यस्थता शब्द राहुल गांधी ने पकड़ लिया कि साहब हमारे और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का क्या काम है या अमेरिका का क्या काम है। इसका जवाब भी शशि थरूर ने दिया है राहुल गांधी को। भारत को देने की जरूरत नहीं पड़ी, भारत सरकार को देने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की कुछ परंपराएं होती है, जो मित्र देश होते हैं उनमें संवाद रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। टेलीफोनिक कॉल्स करना मध्यस्थता नहीं होता है। अगर ट्रंप प्रशासन को, यानी उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ विदेश मंत्री होते हैं, वहाँ फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, उनको अगर कुछ कन्वे किया गया है भारत की तरफ से और उनकी तरफ से कोई फोन कॉल आई है, तो ये मध्यस्थता नहीं होती है कि वो एक बार अगर भारत से बात कर रहे हैं नई दिल्ली में और एक बार इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं तो मध्यस्थता हो गई। यानी राहुल गांधी को कौन समझा रहा है? शशि थरूर समझा रहे हैं। उनको कौन समझा रहा है? आनंद शर्मा समझा रहे हैं। और आनंद शर्मा का भी मैं बयान देख रहा था, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। अब दुनिया के सामने जाकर के हम पाकिस्तान को नेक्ड कर रहे हैं और उसकी करतूतों को उजागर कर रहे हैं ताकि निर्णायक दबाव बनाया जा सके और वो भविष्य में ऐसी हरकतें ना करने पाए। आनंद शर्मा ने ये माना है अपने बयान में कि भारत सीमा पार से बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। वहां से आतंकी गतिविधियां जारी हैं, वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको आश्रय दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, उनकी फंडिंग की जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। उन्होंने तो कई घटनाएं गिना दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पर अटैक हुआ, संसद पर हुआ, पुलवामा पर हुआ, उधमपुर में हुआ और अब पहलगाम में हुआ। तो लंबी सूची है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे निशाने पर, यानी भारत के निशाने पर तो आतंकवादी ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने या नागरिक ठिकाने तो थे ही नहीं। इसके बावजूद अगर ये राहुल गांधी की समझ में नहीं आता है या उनके प्रवक्ताओं की समझ में नहीं आता है, तो आप ये देखिए कि मोदी जी ने कितने शानदार तरीके से सोच समझ करके उन्हीं की पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब दिलवाए हैं। अब आप
समझ लीजिए कि जब ये सब लौटेंगे, उसके बाद की स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होंगी और जब मानसून सत्र होगा तब भी क्या सीन होगा पार्लियामेंट के भीतर। और एस जयशंकर को ये निशाने पर ले रहे थे, ये कह कर के कि सब कार्रवाई करने से पहले एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जानकारी लीक कर दी। और ये उनको कभी बता रहे थे कि साहब वो जयचंद हैं, कभी मुखबिर बता रहे थे। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे जयशंकर। तो संसद की जो सलाहकार समिति है उसकी बैठक थी, उसमें भी ये सवाल उठा और एस जयशंकर ने कहा कि उनके बयान को जानबूझ करके बेईमानी से झूठ बोलते हुए कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया राजनीतिक स्कोर करने के लिए। वस्तु स्थिति ये है कि जब 6 और 7 तारीख की रात को आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तब जो एक तरीका होता है, जो अमेरिका ने भी किया था ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में खत्म करके, कि पाकिस्तान सरकार को बताया था कि हमने ये काम कर दिया। ऐसे ही हमने भी बताया था कि हमने 9 आतंकवादी ठिकानों पर अटैक किए हैं, जो पहलगाम के आरोपी हैं, उनको हमने निशाना बनाया, सबक सिखाया है। हमारी तरफ से मामला खत्म है, लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सूचना दी गई थी। तो ये कहना कि साहब मुखबिर हैं, ये कहना कि जयचंद हैं, ये कहना कि लीक कर दिया है, ये लैंग्वेज जो कांग्रेस पार्टी यूज कर रही है, उसका जवाब भी अल्टीमेटली एस जयशंकर ने दिया। और दुनिया भर के देश अब तो भारत के साथ खुल करके आ रहे हैं, बस कांग्रेस ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। इसके अलावा अपने मित्रों को इसे फॉरवर्ड करें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल को तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।